बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के विदेशी दौरे से। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। दौरा 10 दिन का होगा। पीएम म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा पर रहेंगे। सबसे पहले वो म्यांमार में 12-13 नवंबर को भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सूत्रों से यह भी खबर है कि म्यांमार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग से भी हो सकती है। म्यांमार से पीएम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। यहां वो ब्रिस्बेन में 15 नवंबर को G20 देशों के साथ शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पीएम 4 दिन तक रहेंगे। 16 से 18 नवंबर तक मोदी सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न का दौरा करेंगे। 16 नवंबर को कैनबरा में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबॉट के साथ बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कई अहम विषयों पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को भी संबोधित करेंगे। मोदी के सम्मान में दुनिया के मशहूर और 161 साल पुराने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्वागत समारोह रखा गया। इसके अलावा न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन की तरह ही सिडनी के ओलंपिक पार्क में मोदी भारतीय समुदाय से मुखातिब होंगे। ऑस्ट्रेलिया में करीब 7 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इन्हें मेलबर्न से सिडनी लाने के लिए मोदी एक्सप्रेस नाम से खास ट्रेन चलाई जाएगी। 28 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ये द्विपक्षीय दौरा है। 19 नवंबर को पीएम एक दिन की फिजी यात्रा पर जाएंगे। 33 साल बाद कोई भारतीय पीएम फिजी जाएगा। फिजी में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है, जिसमें बिहार के लोग ज्यादा हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7RCR में मंत्रियों के साथ पहली बैठक की। चाय पार्टी के साथ मोदी ने मंत्रियों को नसीहत भी दी है। सूत्रों की माने तो पीएम ने मंत्रियों को सगे संबंधियों और दलालों को सरकारी कामकाज से दूर रखने के लिए कहा है। पीएम ने मंत्रियों से कहा कोई ये न समझे कि उनका मंत्रालय स्थायी है। मोदी ने यह भी कहा कि अगर किसी मंत्रालय के पास कोई अच्छी योजना है तो सीधे मुझे बताया जाए। पीएम ने काम में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और मीडिया से बचने की भी नसीहत दी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आज पदभार संभालेंगे। इनके अलावा आयुष और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी आज अपना पद संभालकर कामकाज देखेंगे। इससे पहले कल नवनियुक्त रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और दुश्मनों के खिलाफ हम रक्षा विहीन नहीं रहेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार और फेरबदल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अजय माकन ने पूछा कि संपत्ति बढ़ने की वजह से क्या सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय छीना गया। उन्होंने पूछा कि क्या परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया या फिर भ्रष्टाचार के चलते। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह और रामशंकर कठेरिया को भी मंत्री बनाने पर सवाल उठाया। माकन ने कहा कि गिरिराज आपत्तिजनक भाषण देते रहे, उनके घर करोड़ों रुपए मिले थे, तो वहीं कठेरिया पर 23 केस दर्ज हैं। टीडीपी कोटे से राज्य मंत्री बनाए गए YS चौधरी को लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि चौधरी पर बैंक का पैसा वापस नहीं करने का आरोप है। नए मंत्रियों पर सवाल उठाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया। जेटली ने कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने कहा कैबिनेट में किसे रखना है ये पीएम का विशेषाधिकार है। जेटली ने कहा कि गिरिराज सिंह पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। रामशंकर कठेरिया का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में हर बीजेपी नेता कार्यकर्ता पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत केस दर्ज है। उधर डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए जेपी नड्डा को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए। पार्टी ने आरोप लगाया कि नड्डा के कहने पर ही एम्स के चीफ विजिलेंस अफसर रहे संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया था। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि शुभ घड़ी में ऐसे आरोपों पर उन्हें कुछ नहीं कहना। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, केजरीवाल इस मामले को उठा रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बावजूद भी आपको वो जिम्मेदारी दी गई है। आज शुभ दिन में शुभ बातें करें और हमारे को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आप में उत्तर देता है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि मोदी के मंत्रिमंडल का स्वागत है और वो जो भी कदम उठाते हैं सोच समझकर उठाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पोस्टर लॉन्च किया गया है। ये पोस्टर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की थीम पर बना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर बताया जा रहा है। 120 मजदूरों ने इसे 30 दिन में तैयार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पोस्टर का अनावरण किया। इस पोस्टर के जरिए लोगों को साल में कम से कम 100 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान करने की शपथ दिलवाई गई। ये पोस्टर रायपुर में ही तैयार कराया गया है। इतना बड़ा पोस्टर किसी प्रेस में नहीं छप सकता था, इसलिए इसे अलग अलग प्रिंट कर फिर से पेश किया गया। रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर भी जुड़ गई। उन्होंने मुंबई के एक बैंक परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की।
गायक सोनू निगम ने भी पीएम मोदी के सफाई अभियान की तारीफ की है। दिल्ली के तिहाड़ में उन्होंने कहा कि लोगों को गंदी जगह पर जाकर साफ सफाई करनी चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष में बैठेगी। इस बारे में पार्टी ने विधानसभा सचिव को औपचारिक रूप से चिट्ठी सौंपकर साफ किया कि वो बीजेपी सरकार को समर्थन नहीं कर रही और न ही वो सरकार में शामिल होगी। विधानसभा सचिव को भेजी गई चिट्ठी में शिवसेना ने कहा कि विधायकों के मत को देखते हुए पार्टी ने विपक्ष में बैठना तय किया है। पार्टी ने विपक्ष के नेता पद के लिए एकनाथ शिंदे का नाम प्रस्तावित किया। हालांकि सूत्रों से खबर है कि बीजेपी शिवसेना के बीच 6 मंत्रियों को लेकर बात फाइनल हो चुकी है। मामला विभाग को लेकर अटका है। खबर है कि शिवसेना ने विधानसभा स्पीकर के लिए पारनेर से विधायक विजय औती को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र में कल से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। विधानसभा पहुंचे नए विधायकों ने शपथ ली। बीजेपी के विष्णु सावड़ा ने संस्कृत में शपथ ली। विशेष सत्र 12 नवंबर तक चलेगा। 12 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद फडणवीस विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी ने चुनाव में 122 सीटें जीती थी, जबकि बहुमत के लिए 145 की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले ही दिन शिवसेना और बीजेपी आमने सामने नजर आए। फडणवीस सरकार के मराठी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के फैसले पर शिवसेना ने तगड़ा ऐतराज जताया। मराठी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के विरोध में शिवसेना विधायक हाथ में खास रंग की टोपियां लेकर विधानसभा पहुंचे। मराठी जितने स्कूल है वो पाठशाला में उर्दू सिखाने का निर्णय खड़से साहब ने घोषित किया है, जो किसी भी मुस्लिम धर्म के मंत्री ने किया नहीं था। वो एक कदम आगे डाल के उन्होंने किया है, उसको ये बख्शिश देने के लिए मिलाया है। एनसीपी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी को बाहर से बिना शर्त समर्थन देने की बात दोहराई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि राज्य फिर से चुनाव के गर्त में जाए। साथ ही शरद पवार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी विरोधी पार्टी की भूमिका भी अच्छे से निभाएगी। उन्होंने कहा हमें जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, कोई हमें सलाह न दे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राधाकृष्ण विखे को अपने विधायक दल का नेता चुना है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को विधायक दल का नेता चुने जाने की बात चल रही थी। उनके विरोध के बाद फैसला बदला गया। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर एमएस धीर ने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए। बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में भी हैं। उन्होंने ऐसा कहा, आम आदमी पार्टी की तरफ से धीर का टिकट काटे जाने के संकेत मिले हैं। एमएस धीर ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। धीर ने कहा कि अगर बीजेपी की तरफ से ऑफर आता है तो वो इस पर विचार करेंगे। मोदी जी एक बहुत महान व्यक्ति हैं, बड़े ऊंचे स्थान पे हैं। आज उनका मुकाबला कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तो जब कोई ऐसी स्थिति आएगी आने वाले वक्त में, तो मैं जरूर उसको ऊपर विचार करूंगा। उधर टिकट काटे जाने की खबरों को लेकर एमएस धीर ने केजरीवाल पर निशाना साधा। धीर ने कहा, जब उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं तो फिर काटे जाने का सवाल कहां से पैदा होता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी किसी विधायक का टिकट नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि विधायकों की परफॉर्मेंस की समीक्षा के बाद ही टिकट के बारे में फैसला होगा। दिल्ली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी चुनौती देंगे। बिन्नी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बिन्नी लक्ष्मीनगर से विधायक चुने गए थे, लेकिन उनके बागी तेवर के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब बिन्नी ने केजरीवाल को उनकी ही सीट नई दिल्ली से चुनौती देने का मन बना लिया है। बिन्नी ने कहा वो केजरीवाल की पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली सीट से इस बार केजरीवाल की जमानत तक जब्त हो जाएगी। नई दिल्ली से चुनाव लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। फरेब और झूठ की राजनीति करते हैं, उनकी जमानत जब्त होना इस बार निश्चित है। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली से जमानत जब्त होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। उधर केजरीवाल ने विनोद कुमार बिन्नी की चुनौती को स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि बिन्नी अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर कटौती हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक डीजल पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार 15 नवंबर को डीजल पेट्रोल में कमी का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार 1 जनवरी से देश में सीधे बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी देने की योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत बैंक अकाउंट या फिर आधार नंबर दिए जाने पर ही उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। इस योजना में 3 महीने का यानी मार्च 2015 तक का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अगर मार्च तक ग्राहक अपना बैंक अकाउंट या आधार नंबर नहीं देंगे तो अप्रैल 2015 से उन्हें बाजार रेट पर एलपीजी सिलेंडर लेना होगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में ई रिक्शा के नए मॉडल का उद्घाटन किया। ये ई रिक्शा नए नोटिफिकेशन के मानकों के अनुरूप बनाया गया। चुनाव में लगातार मुंह की खारी कांग्रेस को लेकर पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस की डूबती नैया को सिर्फ प्रियंका गांधी ही पार लगा सकती हैं। समय आ गया है जब कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका को पार्टी में बड़ा पद दे दें।
हंसराज भारद्वाज ने पी चिदम्बरम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम ने कभी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को 2G के लाइसेंस खारिज करने के लिए नहीं कहा था। उनका ये कहना गलत है कि पूर्व पीएम ने 2G पर उनकी सलाह को नजरअंदाज किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को आदेश दिया कि संत रामपाल को अगली सुनवाई पर किसी भी हाल में पेश किया जाए। कल भी संत रामपाल कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से मेडिकली फिट नहीं होने का सर्टिफिकेट पेश किया गया। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। संत रामपाल पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने संत रामपाल के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। पुलिस ने कल रामपाल के भाई को गिरफ्तार किया। इससे पहले संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर करीब 3,500 पुलिसकर्मी और पहला मिलिट्री फोर्स के हिसार के बरवाला आश्रम पहुंचे थे और उनके हजारों समर्थकों के जमा होने से टकराव के हालात पैदा हो गए थे। समर्थकों का कहना है कि संत रामपाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगा सकती। समर्थक हथियारों के साथ संतलोक आश्रम में डटे हुए। हरियाणा के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल पर 2006 में एक जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या का केस दर्ज है, लेकिन कोर्ट के बार-बार नोटिस के बावजूद वो निजी तौर पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। वर्धमान विस्फोट मामले में एनआईए ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी के आतंकी अमजद शेख को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम का रहने वाला अमजद शेख का काम विस्फोटक खरीदना था। शेख पर 10 लाख का इनाम था। कोलकाता में एनआईए कैंप ऑफिस के परिसर के बाहर एक धमाका हुआ। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। झारखंड के लातेहार से सीआरपीएफ कोबरा कमांडो और स्पेशल पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। टीम को सूचना मिली थी कि माओवादियों का गुट चुनाव के दौरान दहशत फैलाने की तैयारी में। ज्वाइंट ऑपरेशन में करीब 1745 डेटोनेटर, 154 कुकर बम, 4 क्विंटल यूरिया, गन पाउडर और आईईडी से भरे 3 गैस सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस अब माओवादियों की तलाश में है। करगिल युद्ध में शहीद हुए सौरभ कालिया के पिता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराए। सौरभ कालिया के पिता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पाक ने वियना संधि का उल्लंघन किया। वियना संधि के मुताबिक किसी युद्धबंदी की हत्या नहीं की जा सकती। मिलावटी दूध मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। मामले में सभी राज्य अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि नौनिहालों को जहर नहीं पीने देंगे। 2G घोटाला केस में अदालत नहीं आने पर डीएमके सांसद कनिमोझी के खिलाफ एक ही दिन में गैर जमानती वारंट जारी कर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रद्द कर दिया। कनिमोझी के वकील के माफी मांगने पर कोर्ट ने मोहलत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G घोटाला मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है। सीबीआई के वकीलों और आरोपियों की ओर से और वक्त मांगने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी। तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली। शाह को कोर्ट ने पेशी से स्थायी तौर पर छूट दे दी है। केवल तब जब उन पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा तभी उन्हें अदालत आना होगा। यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को बड़ा झटका लगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला देते हुए दिल्ली के करोल बाग में आसाराम के आश्रम को तोड़ने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली के करोल बाग में आसाराम के आश्रम में अवैध निर्माण कराने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 6 दशक से महिला मेकअप आर्टिस्ट पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया है। हिंदी की आधुनिक पीढ़ी के रचनाकार केदारनाथ सिंह को साल 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 1934 में यूपी के बलिया में जन्मे केदारनाथ सिंह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक हैं। दिल्ली के आश्रम इलाके में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब निरंजन अपने दोस्त के साथ लाजपत नगर से नोएडा की तरफ जा रहा था। दिल्ली के वसंत विहार बस डिपो में रेस्ट रूम में एक कंडक्टर की रहस्यमयी मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल राजकुमार नाम का यह कंडक्टर ड्यूटी के बाद दिन में 2 बजे सोने चला गया। शाम को उसकी लाश रेस्ट रूम के अंदर से मिली। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने बस्ती के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर कर्मचारियों की क्लास ली। स्वास्थ्य मंत्री शंखलाल माझी औचक निरीक्षण पर निकले थे। बस्ती के सरकारी अस्पताल में उन्हें मरीजों से वसूली की खबर मिली तो कर्मचारियों पर भड़क उठी। और गांव में शराब के नशे में चूर 2 महिलाओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाली ये महिलाएं लेट नाइट पार्टी अटेंड कर वापस लौट रही थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक की जमकर पिटाई हुई। दरअसल दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित होने वाली एक महिला ने खुदकुशी कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने लाजपत नगर इलाके से एक जालसाज को गिरफ्तार किया है जो गाड़ियों के टैक्स जमा करवाने में फर्जीवाड़ा करता था। मेरठ कोर्ट में पेशी के बाद बिजनौर लौट रहे एक कैदी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बाघ के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। सालडेगांव में बाघ ने उस वक्त हमला किया जब घायल अपने बैल लेकर जा रहा था। राजस्थान के जयपुर में प्रशासन ने 50 लाख की कीमत की नशीली और अवैध दवाइयां जब्त की। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त कर नया रिकॉर्ड बना दिया। सेंसेक्स ने 28,027 तो निफ्टी ने 8,382 के आंकड़े को छू लिया। इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ को 2 साल पूरे हो गए। इन 2 सालों में चैनल ने राज्य के सभी ज्वलंत मुद्दों को उठाया और नई ऊंचाइयों को हासिल किया। इस मौके पर इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया और मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने केक काटा।